देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है फीफो क्या क्या मेथड सीखा था। देखो फीफो मेथड सीखा था, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में फीफो लीफो। फीफो लीफो विथ बेस स्टॉक, ठीक है, जिसका मैंने नाम तो नहीं लिखा था, ये रहा, ये यहाँ पर था ना। ये देखो सिंपल एवरेज सीखा, वेटेड एवरेज सीखा। सिंपल एवरेज में हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, ठीक है। फीफो मेथड सीखा, लीफो और फीफो एंड लीफो विथ बेस स्टॉक, है ना। एक किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बेस स्टॉक रखना है, जैसे कि वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, तो वो स्टॉक को हमें फ्रीज कर देना है, मतलब उसको यूज नहीं करना है, हमेशा रख देना है। और हम लोग फीफो लिफो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग एक मेथड सीख लेते हैं, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, ठीक है। फिर फीफो लिफो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे, मतलब जहाँ कमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है। तो और एक मेथड सीख लेते हैं, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये देखो रिप्लेसमेंट मेटेरियल कॉस्टिंग। মেটেরিয়াল কস্টিং মধ্যে আছে তো। হ্যাঁ, এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, বুঝলি চাইছিলাম। আচ্ছা দেখো ওখানে তোমার কস্টিংই পাবে ওটা, যেটা কস্টিং পার্ট আছে। হয়তো তোমাদের কোয়েশ্চেন নেই সেইভাবে, সেটা আলাদা কথা, মানে কোয়েশ্চেন অত থাক মানে তোমার স্টাডি ম্যাটে হয়তো পাবে না কোয়েশ্চেন, কিন্তু রিলেটেড ম্যাটারটা থাকে। अच्छा देखो क्या बोला है, स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग प्राइस ऑफ मटेरियल इश्यूज ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नॉर्मल जैसे इश्यूज होता है, फिर रिसिप्ट होता है, वो सब दिया हुआ है। देखो डेट के साथ एक ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, नीचे कुछ रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन होंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्राइसेस ऑन वेरियस डेट, और ये रिप्लेसमेंट प्राइस जो है इशू डेट के साथ इक्वल होगा। जैसे देखो जहां भी तुम लोग को इशू दिखेगा, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो 15 मार्च को, ये देखो 15 मार्च। अच्छा, फिर देखो इशू 20th ऑफ मार्च, 20th ऑफ मार्च। फिर देखो इशू हुआ है 26th ऑफ मार्च, ये रहा 26th ऑफ मार्च। फिर देखो 30th मार्च को इशू हुआ है, 30th मार्च, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पर इशू का प्राइस डिपेंड करेगा रिप्लेसमेंट प्राइस पे। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड पे क्या करना है, इशू डेट पे हमें रिप्लेसमेंट प्राइस का यूज करना है इश्यूज का रेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जो रिप्लेसमेंट प्राइस है वही प्राइसेस यूज होंगे इशू के केस में, ठीक है। तो हम लोग पहले इलास्ट्रेशन 9 कर लेते हैं, उसके बाद फिर से फीफो लिफो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डेट, कॉलम तो वैसे ही होगा जैसे होता है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यूज में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो बस रूल्स जो है वो अगर समझ में आ गया, बाकी सब सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या दिया है, पहले ओपनिंग देख लेते हैं। ओपनिंग है 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट करके। तो ओपनिंग का डेट क्या है देख लेते हैं। ओपनिंग का डेट है, ओपनिंग का भी तो डेट होना चाहिए। अच्छा 1 तारीख होगा, अगर ओपनिंग है तो 1 तारीख होगा। और ये मार्च का मंथ है, देखो ये पूरे मार्च के मंथ का डिटेल्स है, मतलब 1 मार्च हम लोग लिख सकते हैं। ईयर कौन सा दिया हुआ है, 2022, तो ये मैंने ईयर लिख लिया 2022। यहाँ पर लिखेंगे 1 मार्च, ठीक है। 400 ओपनिंग है, तो बैलेंस में लिखेंगे 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 करके 1600। अच्छा, इसके बाद फिर 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च इशू रिसिप्ट हुआ है 100 यूनिट 4.10 करके, मतलब 410, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर जैसे हम लोग सिंपल एवरेज में करते थे वैसे ही दोनों को ऐड कर देना है, 400 और 100, 500। हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर भी पूरा जो पैटर्न है वो हमारा
सिंपल एवरेज की तरह जाएगा, रेट नहीं लिखना है हमें, ठीक है, रेट नहीं लिखना है, जैसे हम लोग सिंपल एवरेज में करते थे, यहाँ पर रेट नहीं लिखेंगे, बाकी एडिशन कर लेंगे जैसे क्वांटिटी का और अमाउंट का, तो टोटल करने पे आ जाएगा 2010। अच्छा, अब यहाँ पर 10th मार्च के बाद, 10th मार्च के बाद हो जाएगा 15th मार्च, इशू हुआ है 300 यूनिट, 300 यूनिट इशू हुआ है, और कितना यहाँ पर इशू प्राइस हो जाएगा 4.20, सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया, इश्यूज में लिखना चाहिए 300 और 4.20 करके, 300 4.20 करके, देखते कितना होता है, 1260। ठीक है, अब 500 से 300 कर देंगे लेस, बैलेंस ऐसे निकालेंगे, 500 से 300 लेस कर देंगे 200, रेट नहीं लिखना है, 2010 से 1260 लेस कर देना है, जैसे सिंपल एवरेज में करते थे 750। ठीक है, रेट कुछ भी डिफाइन हमें नहीं करना है, सिर्फ परचेस रेट का परचेस रेट, इशू का रिप्लेसमेंट प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आ गया 200 और 750। अच्छा, 15th मार्च के बाद देखते हैं कौन सा डेट है, 17th मार्च, रिसिव 200 यूनिट, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.30, 200 4.30, 860। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, 200 था और भी 200 आ गया, यानी 400, और 860 और 750 दोनों का एडिशन होके 1610। ठीक है, 1610 ये अमाउंट जो है आ गया। अच्छा, 17th मार्च को हो गया, फिर 20th मार्च को इशू हो रहा है, इसका रिप्लेसमेंट प्राइस होगा 4.40, 20th मार्च को 250, 20th मार्च को 250 जो है इशू हो रहा है, और रिप्लेसमेंट प्राइस है इसका 4.40, तो 4.40 इंटू 250, 1100। ठीक है, अच्छा अब 400 माइनस 250, 150 रिमेनिंग रह गया, 1600, सॉरी 1610 का बैलेंस था, वहां से 1100 हट जाएगा, मतलब 510, 510 का जो है बैलेंस यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, 20th मार्च के बाद यहाँ पर 25th मार्च, 25th मार्च में रिसिप्ट 400 4.50 करके, रिसिप्ट 400 4.50 करके, 1800, 1800। अच्छा, यहाँ पर बच रहा है 400 प्लस 150, मतलब सॉरी एडिशन हुआ है 550, और 1800 प्लस 510, तो ये हो जाएगा 0131, 2310, 2310 अमाउंट का स्टॉक दिखेगा। अच्छा, 25th मार्च के बाद देखते हैं कौन सा डेट है, 25th मार्च के बाद है 26th मार्च, इशू 200 यूनिट, इसका रिप्लेसमेंट प्राइस जरूर रहेगा, ये रहा 4.60, मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू निकल के आ जाएगा 200 इंटू 4.6, 920। अच्छा, अब 200 यहाँ से इशू हो गया है तो लेस करना पड़ेगा, 350, और 2310 माइनस 910, 920, 2310, 1390। इसके बाद 26th मार्च के बाद 27th मार्च, रिसीव्ड 100 यूनिट 4.6, 460, 350 में 100 ऐड कर दो, 450 हो जाएगा, 460 प्लस 1390, 1850। ठीक है, 27th और इसके बाद 30th इशूड 300 यूनिट, इसका भी रिप्लेसमेंट प्राइस होना चाहिए 30th मार्च का, ये देखो 4.80, 300 इंटू 4.8, 1440। ठीक है, 1440, 450
1850 minus 300, 150 remaining amount, 1850 minus 410, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। ये कौन सा मेथड किया, ये रिप्लेसमेंट, यहाँ लिख लो नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा। वैसे क्वेश्चन पीडीएफ तो मैंने शेयर किया है, पता चल जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड आसान है, ठीक है। अब देखो सभी का सभी मेथड से क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, किसी किसी का अगर तुम लोग अपना अपना मैथ देखोगे सिर्फ थ्योरी है, रिप्लेसमेंट प्राइस ये सब पे, ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, एक नॉलेज अच्छा बिल्डअप होगा, समझ में अच्छे से आता है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। सिर्फ थियोरिटिकली की जगह अगर हमारे पास प्रैक्टिकल का एक ऑप्शन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर एक सीखने को मिलेगा ना, अब अपने आप कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली तो इजीली याद रहेगा कि होता क्या है रिप्लेसमेंट मेथड में, तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। करना क्या है, जैसा हम लोग सिंपल एवरेज में करते हैं वैसे ही हमें स्टॉक को एवरेज कर देना है, लेकिन रिप्लेसमेंट प्राइस इज द इशू प्राइस, ये तो सबसे आसान है, कुछ चेक करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं रिसीव रेट लिखो, जहां जहां रिसीव हो रहा है रिसीव रेट तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और जब जब इशू हो रहा है ऑन दैट मोमेंट क्या यूज करना है, रिप्लेसमेंट प्राइस यूज करना है। और बैलेंस को कैसे निकालना है, एडिशन और डिलीशन करके, ठीक है। जैसे क्वांटिटी आया तो ऐड कर दो, क्वांटिटी चला गया इन दैट केस लेस कर दो। तो क्वांटिटी भी हम लोग एडलेस करके चेक करेंगे, एडलेस करके चेक करेंगे, अमाउंट को भी एज वेल एज एडलेस करके चेक करेंगे, रेट में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली आए या ना आए, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन देखो एक यहाँ पर सीख लियो ना, तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है आराम से जो है याद रहेगा कि क्या करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इलास्ट्रेशन, ये आगे का इलास्ट्रेशन शायद हम लोगों ने सारा ही कर लिया था। अभी ये इलास्ट्रेशन 10 ये है हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस, ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले फीफो लिफो से कुछ कमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक है हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस, वो भी बता देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली बताएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग मेथड से पूछ रहा है कि मतलब अलग अलग पॉइंट पूछा है, देखते ही ये लास्ट में करवा देंगे। बस दो ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बाकी रखा है। अभी हम लोग ना एक बार यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस था हम लोग का, यहाँ पर कुछ फीफो लिफो के क्वेश्चन है जहां पर कमेंट करने बोला है कि फीफो कहाँ यूज करना चाहिए, लिफो कहाँ यूज करना चाहिए, इसीलिए पहले इसको हम करवा रहे हैं। ये देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर लेजर, मेटेरियल एक्स ओपनिंग स्टॉक नील है, परचेज किया गया है जैन 1 और जैन 20 में 101 रुपीज करके, 102 रुपीज करके, फिर इश्यूज हुआ है 22 और 23 जन। फिर क्या बोल रहा है, कंप्लीट द रिसिप्ट एंड इश्यूज वैल्यूएशंस बाय एडॉप्टिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें तीनों मेथड्स ही हमें अप्लाई करने के लिए बोला गया है, इससे तुम लोग का एक प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है, कि कैसे करके तीनों मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन इसमें मेन पार्ट जो है, tabulate the values allocated to job W, job 17, मतलब ये job W16, job W17 and the closing stock under methods aforesaid and discuss from different point of view which method यू वुड प्रेफर, ठीक है। कौन सा मेथड हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, और हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमें एक टेबल प्रिपेयर करके देना है जहां पर हम लोग ये दिखाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग अलग मेथड से कितना कितना आया हुआ है, फिर हमें इस पे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा मेथड हम लोगों को सही लगा, कौन सा हम लोग को एडॉप्ट करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग एक एक करके मेथड्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर 3 बार हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें एक बार फीफो से एक बार लीफो से, तो यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, डेट, रिसिप्ट, मेथड्स। तो देखो अलग अलग जो है वो तुम लोग एक बार सीख लोगे तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है मुझे नहीं लगता, इतना भी कुछ कोई मैथ्स जैसा चीज है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो हो गया। और बस ये याद रखो कि कौन से मेथड में करना क्या होता है, फीफो में क्या फॉलो करना है, लीफो में क्या करना है, तभी हो जाएगा। इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है।
अच्छा कौन सा मेथड पहले करें, देखते हैं कौन से मेथड का नाम बोला है वही पहले कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बोला है, चलो पहले फीफो ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, परचेज से स्टार्ट है 1 जैन, ठीक है। अच्छा ईयर कुछ दिया है, नहीं ईयर कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं Jan 1, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। Jan 1 100 @ 1 पर यूनिट, 100 @ 1 पर यूनिट, अमाउंट भी 100 हो गया। ये कौन सा कर रहे हैं, ये फीफो कर रहे हैं, ठीक है। 3 मेथड करेंगे ना, ये फीफो कर रहे हैं। मतलब तुम लोग ऊपर लिख लेना, जिनको लिख के करना है, स्टोर लेजर ब्रैकेट में फीफो मेथड, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यूज बाय एडप्टिंग फीफो मेथड, जैसे लिखना चाहो, ठीक है। थोड़ा सा अपना जो लैंग्वेज ठीक लगेगा उसके हिसाब से लिख के करना है, जैसे ऊपर लिखना चाहिए स्टोर लेजर ब्रैकेट में फीफो मेथड, एटलीस्ट इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा फिर 20th Jan को 100 यूनिट, अच्छा ये तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, 101 रुपीज करके 100 फीफो है तो रेट वगैरह सब लिख देंगे। फिर Jan 20 फिर से 100 यूनिट, 2 रुपए करके थे शायद, हाँ, तो ये हो गया 200। तो बैलेंस 100 + 100 200। अच्छा यहाँ पर सॉरी सॉरी 100 + 100 नहीं तो 200 लिख अलग दिया। अलग लिखते हाँ हैं। हाँ अलग अलग लिखेंगे हम, वो करते करते गलत कर दिए, चलो फीफो है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। 1 और 2, 100 और 200 हो गया। अच्छा इसके बाद इश्यूज है 22nd Jan 60। अच्छा यहाँ पर ना एक कॉलम कर सकते हो, हम बता देते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कहीं पर डिटेल्स में भी करवा देंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक अगर पर्टिकुलर्स का कॉलम करना चाहे तो कर सकते हैं, और इसमें लिख क्या सकते हैं, जैसे देखो ये क्या किया है, ये परचेज है, तो तुम लोग चाहो तो ऐसे करके ऐसे परचेज लिख दो, ठीक है। इसके बाद भी ये क्या हुआ है, ये परचेज हुआ है। और 22nd Jan को क्या हुआ है, इशू हुआ है, कौन से जॉब में, इशू टू जॉब W16, इसके लिए ऐसे लिख सकते हो, इशू टू जॉब W16, मतलब ये डिटेल्स में हो गया, ठीक है। अगर चाहे तो ये बीच में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम जो हम लोग दे सकते हैं, इसका कौन ऑप्शनल सी है। 16 जॉब, अच्छा 60 यूनिट, अच्छा इशू 60 यूनिट हो रहा है, फीफो है तो 100 से ही। क्लोजिंग है बोलो। तो कौन सी पे क्लोजिंग, क्लोजिंग কোনটা 160 বলছো বলো। क्लोजिंग না ক্লোজ ক্লোজিং স্টক টোটাল টোটালে তো হবে না, আলাদা আলাদা করতে হবে কি, না আলাদা মানে করতে হবে। আমি ফিফো মিটারে কথা বলছি ফিফোতে ও 160 ও বেরিয়েছে একদম লাস্টের আনসারটা বলছো, হ্যাঁ হ্যাঁ 160, আমি তো ওটা বুঝতে পারিনি, ভাবছি তুমি এইটার আনসার বলছো। হ্যাঁ না লাস্টে না 16, হ্যাঁ लास्ट 160। अच्छा तो यहाँ पर हो गया 40 और ये 100, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 100 से 60 चला गया, 40 बचा और ये 100 बचा हुआ है पूरा का पूरा, तो ये 1 रुपीज करके, ये 2 रुपीज करके, ये 40 और ये 200, ठीक है। अच्छा इसके बाद Jan 22 के बाद Jan 23, इसमें भी पर्टिकुलर्स में लिख लो डिटेल्स के लिए, इशू जॉब W17, इशू टू जॉब W17, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये सब डिटेल्स कहाँ यूज करना है, तो यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं, कितना 60, फिर से 60, तो 40 पूरा लेना पड़ेगा, 100 में से 20 लेंगे तो 60 हो जाएगा, 41 रुपी वाला, और 100 में से जो 20 लिया गया वो 2 रुपी वाला, तो ये हो गया फोर नहीं सॉरी 40 × 1 40, 20 × 2 ये भी 40 हो गया, ठीक है। बचा क्या, 40 पूरा खत्म, 100 में से 20 चला गया, 80 बचा, 2 रुपी करके 160, ठीक है। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये बन गया फीफो मेथड से। सेम इसी क्वेश्चन को हमें आगे लीफो मेथड से भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से हम लोग लीफो मेथड से करते हैं, यहाँ पे फिर से कॉलम बनाएंगे, डेट, डेट, रिसिप्ट, यहाँ पर एक पर्टिकुलर्स बना लो, ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर्स बना लो, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस,
और इसके सब कॉलम्स क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिखो तो 21। है 80। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ से देख के लिखते हैं। जैन 1 में परचेज हुआ है, जैन 1 परचेज 100 यूनिट, 1 रुपी करके 100, ठीक है। तो बैलेंस में भी आ जाएगा 100 यूनिट 1 रुपी करके 100। फिर से परचेज हुआ था जैन 20 को। सेम क्वेश्चन है ना, देखो, या तो क्वेश्चन से देख के कर लो या वहां आंसर से देख के कर सकते, इश्यूज में सिर्फ चेंज करना है। 100 यहाँ पर फिर से परचेज 100, 2 रुपी करके 200, 100 और 100, 1 2, 100, 200। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग मैम। जैन 20 में परचेज के बाद जैन 22 इश्यूज। अच्छा, कितना इश्यूज हुआ है? 60। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, लीफो। तो ये 100 में से 60 चला जाएगा, 2 रुपीज वाला 120, यहाँ बचेगा 100, यहाँ पर बचेगा 40, 1 2, 100 और 80, 100 और 80। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जैन 23 इशू टू जॉब डब्ल्यू W17, ठीक है। इशू टू जॉब W17 60 यूनिट, ठीक है। तो 60 यूनिट यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये 40 से पूरा चला जाएगा, यहाँ से 20 चला जाएगा, तो ये 2 रुपीज वाला, ये 1 रुपीज वाला, 80, 20। अच्छा, ये 100 में से 20 चला गया, 80 बचेगा, 2 करके 160, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया 160, ठीक है। इसमें आया, इसमें भी 100। अच्छा, ये मेरा दोनों 160, ये तो 80 होना चाहिए, क्या गलत करती हूँ, मैंने 2 लिख दिया ना। अच्छा, रेट मैं गलत, 87। है रेट टब भूल लिखे थे इसे। रेट गलत लिख दिया। ये देखो, लीफो है तो सबसे पहले ये दोनों में से यहाँ से इशू हुआ था, ये दोनों बचा हुआ था, फिर ये 40 पूरा खत्म, 2 रुपीज वाला खत्म, 100 में से 20 चला गया, तो रेट 1 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया, रेट 1 होगा, तो ये 80 हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। रीमार्क्स, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, अभी और एक मेथड से करना লাস্টেরটা बाकी है। 120। কোনটা বলো? ওয়েট এভারেজ তো 120 হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েটেড ওয়েটেড, এভারেজ। হ্যাঁ 121, ঠিক আছে। अच्छा, इसके बाद वेटेड एवरेज करना है बस, इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करना है। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यहाँ पर रिसिप्ट, इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर से जैन 1 परचेज 100 यूनिट
1 100। अब तो याद ही हो गया है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को तीन तीन बार तीन अलग अलग मेथड से करना है। इसमें लिख देते वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया वेटेड एवरेज मेथड। Jan 20, फिर से परचेज 100 @ 200। अच्छा, वेटेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, 100 और 100, 200, 200 और 100, 300। रेट यहाँ पर 1.5 लिखना पड़ता है, हाँ 1.5 एवरेज करके रेट लिखना पड़ेगा। 300/200 है ना, याद है, देखो लास्ट दिन हम लोगों ने किया 1.5 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। फिर इश्यूज Jan 22, इशू टू जॉब W16, ठीक है, जॉब W16 यहाँ पर ही है। अच्छा, कितना इशू करना है, सबसे पहले 60 यूनिट था, दोनों केस में 60 यूनिट था, है ना। 60 यूनिट इशू करेंगे तो 200 में से 60, रेट क्या होगा, जो रेट चल रहा है 1.5। एवरेज में तो ये ठीक है ना, सिंपल एवरेज में रेट का एवरेज करना पड़ता है, यहाँ पर तो एवरेज रेट से ही हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.5 × 60 तो 90 हो गया, बचा कितना, 200 में से 60 चला गया तो 140 बच जाएगा, और 300 में से 90 चला गया तो बचेगा 210, और ये रेट निकालना पड़ेगा 210 डिवाइडेड बाई 140 करके, तो फिर से वही 1.5 ही आएगा। क्यों, देखो कुछ मिक्सड अप तो हुआ नहीं है ना, 1.5 जब रेट डिसाइड हुआ था उसके बाद कुछ नया अगर परचेज होता तो ये रेट चेंज हो सकता था, बट इस बीच में तो और कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए रेट सेम ही है। वैसे कैलकुलेट करोगे तो मिल ही जाएगा। Jan 23, इशू टू जॉब W17। अच्छा, इसमें भी 60 यूनिट, तो 60 1.5 करके इसका भी वैल्यू फिर 90 आएगा, और 140 से 60 लेस करना है 80, मैम 80 और तो 200 1.5 1, हाँ 1.5 ही आएगा, क्योंकि इस बीच में कुछ परचेज हुआ ही नहीं ना, तो रेट चेंज नहीं होगा, जो है वही, क्योंकि जो एवरेज बना था उसी का रेट जो है यूज हो रहा है। तो ये तो हम लोग को पता था, लास्ट दिन हम लोगों ने इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, बट ये क्वेश्चन ना इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग को ये मेथड्स प्रैक्टिस करना है। बेसिकली यहाँ पर ये इसके बाद का जो पॉइंट दिया है, टैबुलेट्स द वैल्यू एलोकेटेड टू जॉब W16, जॉब W17 एंड द क्लोजिंग स्टॉक अंडर द मेथड्स एफोरसेड। तो पहले ये करना पड़ेगा, टैबुलेट मतलब टेबल फॉर्मेट में हमें क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग मेथड से शो करना पड़ेगा, और इशू देखो कौन से वैल्यूज को टेबल में दिखाने के लिए बोला है, जॉब W16 जॉब W17, इनका वैल्यू मतलब इनमें जो मेटेरियल इशू हुए थे उसका वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले देखो कैसे होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ material values allocated to job W16, job W17 and closing stock under aforesaid method। अच्छा, यहाँ पर मेथड्स का नाम लिखते हैं। फीफो पहले हम लोगों ने किया, उसके बाद किया लीफो, उसके बाद वेटेड एवरेज। कौन कौन से वैल्यू को यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में हमें शो करके दिखाना है, पहला हो जाएगा मेटेरियल जो इशू हुआ है, मेटेरियल फॉर जॉब W16, मेटेरियल फॉर जॉब W17 और क्लोजिंग स्टॉक। इसके वैल्यूज हमें टैबुलेट फॉर्मेट में दिखाने हैं पहला। तो यहाँ पर फीफो में चलते हैं, ये देखो जब इशू हुआ है कितना
40 और यहाँ पर कितना हो रहा है, सॉरी ये वाला इशू जो हुआ है 60, ठीक है, इसका वैल्यू हो रहा है 60, तो फीफो मेथड में हुआ 60, जॉब W16 का 60 हो गया। लीफो का चेक करते हैं, ये देखो लीफो का 120, ठीक है, लीफो में वैल्यू आया 120। अच्छा वेटेड एवरेज में देखते हैं, इशू जो हुआ ये रहा 90, यहाँ पर 90। अच्छा फिर जॉब W17 का चेक करेंगे, यहाँ पर ये हो गया इशू हुआ जो ये वाला 40 + 40 80, ठीक है 80, यहाँ पर 80 हो जाएगा। लीफो में चेक करते हैं, 80 + 20 100, ठीक है 80 + 20 100, बस देख देख के लिखना है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 90, ये रहा 90, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक सबका लिखेंगे, ये 160 80 120, 160 80 120, ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अच्छा हमें और क्या करने के लिए बोला है, tabulate the values allocated to job W16, job W17 and closing stock under the method aforesaid and discuss from different point of views which method would you prefer। और हमें ये डिस्कस करके बताना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए प्रेफरेबल है। एक चीज अगर देखोगे तो ये सबका टोटल तो बराबर ही आएगा, ठीक है, वैसे टोटल से कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हो गया 180 80, सॉरी 160 80 + 60, 300 करो। हाँ 300 करके हो जाए, लेकिन इंडिविजुअली अलग अलग है। इंडिविजुअली देखो, ये जो इशू प्राइस है ये 60 हो रहा है, ये इशू प्राइस 120 हो रहा है, ये इशू प्राइस 90 हो रहा है। अब देखो इशू प्राइस से क्या डिसाइड होता है, पहले वो समझना पड़ेगा। इशू प्राइस से क्या डिसाइड होता है, जब हम लोग किसी मतलब प्रोडक्शन के केस में मटेरियल इशू कर रहे हैं, उसके प्राइस से उस प्रोडक्ट का प्राइस इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट जितना है, क्योंकि कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड होके ही तो सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो कॉस्ट अगर 60 है, कॉस्ट अगर 120 है और कॉस्ट अगर 90 हो रहा है, क्योंकि ये इस जॉब में जो मटेरियल इशू किया है उसका कॉस्ट बता रहा है, तो जब कॉस्ट ये होगा तो हमारा मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनेगा उसका कॉस्ट कम होने का चांसेस है, ठीक है। जब ये वाला मेथड यूज करेंगे तो उसमें कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है, इसमें मॉडरेट है, ठीक है, ना तो 60 जैसा कम है ना तो 120 जैसा हाई है। 80 का भी देखो, यहाँ पर अगर फीफो यूज कर रहे हैं तो मटेरियल का प्राइस 80 आएगा, मतलब जो हम लोग कोई भी फिनिश गुड्स बनाते हैं तो उसमें ऐसे ऐड करते हैं ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है, तो वही मटेरियल का प्राइस 80 होगा, ये करेंगे तो 100, ये करेंगे तो 90 होगा। ये देखो ये मॉडरेट है, मतलब ये मिडिल वैल्यू दे रहा है, जैसे कि ये हाई वैल्यू है, ये बेसिकली लो वैल्यू है, लेकिन ये एवरेज वैल्यू है। हर जगह पे देखो ये हाई वैल्यू है, क्यों ये एवरेज है, क्योंकि मेथड ही एवरेज है, जब मिक्सड अप कर देते हैं तो वैल्यूज भी एवरेज आएंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का ये 160 वैल्यू आ रहा है, ये 80 आ रहा है, ये 120 आ रहा है। अब इस चीज को हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट जो है हम लोग लिख लेते हैं, ये देखो from the point of view of cost of material charged to each job, it is minimum under FIFO, maximum under LIFO and, अच्छा पहले इतना ही लिखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल का चेक करें, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पे मटेरियल का कॉस्ट कितना जाएगा, तो हमें दिख रहा है टेबल जो बना हुआ है, मिनिमम अंडर फीफो, फीफो में मिनिमम है और मैक्सिमम अंडर क्या है, लीफो है, लीफो के केस में मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो रेफर टेबल, ठीक है, रेफर
रेफर टू टेबल, टेबल देख के ये पता चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ड्यूरिंग, अब हमें कमेंट करना है, ठीक है, कि अगर मार्केट में चीजों का दाम बढ़ रहा है, राइजिंग प्राइस सिचुएशन है, तो कौन सा मेथड अच्छा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, प्राइसेस, ठीक है, जब चीजों का दाम बढ़ रहा है, जब चीजों का दाम बढ़ रहा है तो हमें कौन सा मेथड प्रेफरेबल होगा? तो देखो, जब चीजों का दाम बढ़ रहा है, ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए? फीफो मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कॉस्ट कम होगा और चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो हम लोग जो है हमारा मार्केट में सेलिंग प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, चीजों का दाम बढ़ रहा है मतलब क्या? अगर कोई चीज मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, वो मान लो 15 रुपए का बिक रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो उस केस में अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें फीफो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम है ना। तो कॉस्ट मेरा जितना कम होगा, मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस बढ़े जा रहा है, क्योंकि मार्केट में प्राइस राइज सिचुएशन है, ठीक है। तो उस केस में हमें फीफो यूज करना चाहिए। तो ये देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ during the period of rising prices, the use of FIFO give rise to high profits and that of LIFO, LIFO के केस में लो प्रॉफिट हो जाएगा, LIFO लो प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है, अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा कॉस्ट अगर 60 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मार्केट में पहले 100 था, तो प्रॉफिट 40 है। अब मान लेते हैं कि चीजों का दाम बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस 120 हो गया, तो अगर हम 60 रख रहे हैं, उस केस में मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 नहीं, कितना हो रहा है माइनस करने पे? 60, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट जो है ये बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यही केस अगर हम लिफो के केस में देखें तो 120, और यहाँ पर अगर ये पहला बात है 100 नहीं, ये 100 से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में मान लेते हैं ये अगर 140 है, तो हम लोग 20 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है। अब प्राइस जो है हाई हो गया, मान लेते हैं ये हो गया है 150, ठीक है। तो 120 और ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग का प्राइस हाई हो गया, कॉस्ट अगर हमारा ज्यादा है। अगर हम लोग लिफो यूज करें, मतलब ऐसे करके नहीं होगा, एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर हम लोगों का लिफो मेथड यूज कर रहे हैं तो मेटेरियल इशू का प्राइस हमेशा क्या हो जाएगा? हाई रेंज पे रहेगा, मतलब एक्चुअली चीजों का दाम बढ़ेगा तो मेटेरियल का प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन कौन सा मेथड यूज करने से मेरा प्रॉफिट जो है बढ़ सकता है? क्योंकि मेरा कॉस्ट जितना कम होगा, यहाँ पर इस तरह से देखना है ना, कॉस्ट जितना कम होगा तो कॉस्ट फीफो में ही कम हो सकता है, ठीक है, लिफो में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस राइज सिचुएशन है तो कॉस्ट को कम रखने का कोशिश करना चाहिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और कॉस्ट कम अगर फीफो में हो रहा है, जो कि पहले लाइन पे लिखा हुआ है, मिनिमम कहाँ हो रहा है, तो जहां मिनिमम कॉस्ट होगा प्राइस राइज सिचुएशन में वही मेथड यूज करो, यानी फीफो, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट लिफो में प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो लो प्रॉफिट्स इन, नेक्स्ट लिखेंगे, इन द केस ऑफ वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज का बताएंगे, इन द केस ऑफ वेटेड एवरेज, in the case of weighted average there is no significant adverse or favorable, adverse or favorable effect on the cost of material as well as on profit।
वेटेड एवरेज मेथड में बोल रहा है ना तो कोई सिग्निफिकेंट एडवर्स सिचुएशन हो रहा है ना तो कोई सिग्निफिकेंट फेवरेबल, जैसे फीफो में एक फेवरेबल सिचुएशन दिख रहा है, लिफो में एक एडवर्स सिचुएशन दिख रहा है, बट वेटेड एवरेज मॉडरेट है, इसीलिए इसमें ना तो कोई सिग्निफिकेंट एडवर्स हमें दिख रहा है ना तो सिग्निफिकेंट फेवरेबल दिख रहा है। इन केस ऑफ ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए दिख रहा है ना तो प्रॉफिट के लिए दिख रहा है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा कम हो रहा है या बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जैसे इसमें हाई है इसमें लो है, बट ये मॉडरेट है, इसीलिए प्रॉफिट भी मॉडरेट ही रहेगा, इसीलिए इस पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताएंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये इशू प्राइस का हो गया, ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का बताना है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, it is apparent from the above statement that it is maximum under FIFO। देख लो क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, 160 सबसे ज्यादा, लिफो में सबसे कम और वेटेड एवरेज में दोनों के मिडिल, मतलब फिर से वही मॉडरेट। ठीक है, इट इज मैक्सिमम अंडर फीफो, मॉडरेट अंडर वेटेड एवरेज एंड मिनिमम अंडर लीफ। देखो ये तो होना भी था ना, सोचो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस राइज सिचुएशन देखो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले 100 रुपीज का जो 1 रुपीज रेट का चीज था वो 2 रुपीज हो गया, मतलब प्राइस राइज सिचुएशन है। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने फीफो फॉलो किया, इससे क्या हुआ, जो पहले कम दाम में हमें चीज मिला था मार्केट में, वो हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन में यूज किया, तो हम लोगों ने जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड किया ना उसमें मटेरियल का कॉस्ट कम लगा। अब अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन लीफो में क्या हो रहा है, हम लोग जो लास्ट इन हो रहा है उसे फर्स्ट आउट कर रहे हैं, इसीलिए अगर प्राइस राइज सिचुएशन है जो कि दिख रहा है, देखो एक के बाद ये 2 रुपए में मिल रहा है, अगर प्राइस राइज सिचुएशन है तो हम लोग का क्या होगा, 2 रुपीज वाला स्टॉक पहले यूज होगा, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब वेटेड एवरेज में तो मिक्सड अप हो जाता है, जो कि हमें सारी चीजों में वही इंपैक्ट दिखा, इन केस ऑफ इशू हो जाए या फिर इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाए, तो पहले वही लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, अब देखो अब क्लोजिंग स्टॉक का क्यों जो हम बताना चाह रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रहेगा, फीफो के केस में जो बाद में स्टॉक आ रहा है वही क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, और प्राइस राइज सिचुएशन अगर है 1 फिर 2 तो इसका मतलब जो बचा हुआ स्टॉक रहेगा वो हाई रेट वाला रहेगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर प्राइस राइज सिचुएशन में हम लोग लिफो यूज कर रहे हैं तो जो स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा वो ओल्ड वाला स्टॉक रहेगा, और ओल्ड वाला स्टॉक का प्राइस कंपेरेटिवली न्यू वाले जो न्यू इन स्टॉक है उससे कम होगा, इसीलिए यहाँ पर देखो 80 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 1 रुपीज वाला बच रहा है, तो वही चीज यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, तो पहले लिख लिया है हम लोगों ने कि ये हम लोग देख सकते हैं जो टेबल हम लोगों ने प्रिपेयर किया है वहां से कि क्लोजिंग स्टॉक कौन से केस में हाई है, कौन से केस में लो है और कौन से केस में मॉडरेट है। अब इसका इम्पैक्ट लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द यूज ऑफ weighted average even evens out the fluctuation in the prices in the price in the prices। ठीक है,
तो इससे हम लोग ये एक कंक्लूजन में आ सकते हैं, अगर प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है तो हमें ना तो फीफो यूज करना चाहिए ना तो लीफो यूज करना चाहिए। फ्लक्चुएट मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा, तो मतलब पैटर्न मार्केट का नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइस राइज है कि प्राइस लो है, मिक्स्ड अप है। तो हमें हमेशा मिक्स्ड अप जब भी केस होगा तो वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए, ये हमें बेटर जो है आउटपुट देता है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज इवेंस आउट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन है मतलब अप्स डाउन ज्यादा है तो वेटेड एवरेज हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हर जगह पे मॉडरेट आंसर्स देगा। ठीक है, चाहे वो मटेरियल का कॉस्ट हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, तो फ्लक्चुएशंस जब होंगे तो हमें वेटेड एवरेज का यूज करना चाहिए। फिर लिखेंगे अंडर दिस मेथड the cost of materials issued to the job and cost of material in hand और क्लोजिंग स्टॉक, जिसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी देन अंडर फीफो एंड लीफ। मतलब यहाँ पर लास्ट ये जो पॉइंट लिख पाया है इसमें क्या बोला है मैंने, अंडर दिस मेथड मतलब वेटेड एवरेज का बात हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू मतलब चाहे मटेरियल का कॉस्ट हो जो हम लोग इशू कर रहे हैं कोई जॉब में, या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड मतलब जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी, ज्यादा इनमें यूनिफॉर्मिटी दिखता है रेदर देन फीफो एंड लीफो। जैसे देखो 90 90 120, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन देखो मतलब इसमें यूनिफॉर्मिटी काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें नहीं है। देखो ये 60 फिर ये 80 फिर ये 160, ये इसका डबल। ठीक है, यहाँ पर 120 180, तो यूनिफॉर्मिटी जो है वेटेड एवरेज में ज्यादा होता है, क्योंकि ये एवरेज हो जा रहा है ना इसी वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि इसमें सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखता है रेदर देन फीफो एंड लीफो मेथड। दस फ्रॉम different point of view, weighted average method is preferred over LIFO and FIFO। लीफो फीफो से ये ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो इसमें से हमें छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली आंसर दे पाएंगे। जैसे मतलब ऐसे जिनका एमसीक्यू होता है उसमें कैसे आ जाता है, जैसे प्राइस राइज है तो कौन सा मेथड फॉलो करे, प्राइस अगर फ्लक्चुएटेड है तो कौन सा मेथड फॉलो करे, अगर राइज प्राइस है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फीफो मेथड से फॉलो करने से कितना आएगा, लीफो से कितना आएगा। ऐसा एक दो क्वेश्चंस हो सकता है किसी बड़े क्वेश्चन के साथ ऐड करके दे दे, या फिर जिनका एमसीक्यूज वगैरह होगा उसमें भी आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम लोग को दिखेगा इसमें, ये देखो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना, अलग अलग छोटे छोटा क्वेश्चन इसमें ऐड करके दिया हुआ है। अब ऐसा भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो हम लोग को हर तरह से रेडी रहना चाहिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी ऐसे ही बोला है, प्रिपेयर द प्राइस स्टोर्स लेजर ऑन FIFO मेथड एंड स्टेट हाउ वुड यू ट्रीट द शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। कैसे हम लोग शॉर्टेज को ट्रीट करते हैं वो बताना है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये वाला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक सेकंड, इसमें हमें फीफो मेथड करना है। ठीक है, तो फीफो मेथड में अच्छा यहाँ पर ना
देखो कैसे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। ये देखो यहाँ पर तुम लोग को जीआरएन नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे आगे वाले क्लास में हम लोग को मिल रहा था ना एमआरएन, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, ठीक है। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये एक्चुअली मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर ही है। एमआरएन मतलब मेटेरियल रिक्विजिशन, जीआरएन गुड्स रिक्विजिशन नंबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। एक जीआरएन नंबर का कॉलम बना लेंगे तो उसमें ये चीज लिख देंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि चाहो तो कॉलम बना सकते हो, अभी दिखा देते हैं कैसे करके कॉलम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं डेट, जो भी मेन मेन कॉलम है डेट। उसके बाद आ जाएगा रिसिप्ट यहाँ पर। अच्छा, डेट के बाद हम लोग लिखेंगे जीआरएन नंबर, एमआरआर नंबर, जीआरएन नंबर, एमआरआर नंबर। रिसिप्ट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, फिर यहाँ पर इश्यूज, इसमें भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, यहाँ भी ना इश्यूज का भी एक रिक्विजिशन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देते हैं रिक्विजिशन नंबर, आरएन नंबर, रिक्विजिशन नंबर। देखते हैं लिख लिख जाएगा REQUI, रिक्विजिशन नंबर, ठीक है। छोटा सा ही जगह चाहिए नंबर लिखने के लिए, तो ज्यादा जगह चाहिए नहीं। अमाउंट, फिर बैलेंस, बैलेंस में भी वही क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले है 1 सितंबर ओपनिंग बैलेंस 25 यूनिट 162.50 करके बैलेंस बताया है। 1 सितंबर 2021। अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं लिखना, यहाँ भी नहीं लिखना है, सीधा बैलेंस में लिखना है, ठीक है। बैलेंस में चला जाएगा 25, रेट है 162 पॉइंट। अच्छा, ये ना थोड़ा सा गलत है, ये 160, ओ नहीं गलत नहीं है, 25 यूनिट्स उसका वैल्यू बता दिया है। गलत नहीं है, 25 यूनिट्स उसका वैल्यू बता दिया है, मतलब 162.5 यहाँ लिखना है। वैल्यू मतलब अमाउंट 162.5, रेट निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। मतलब ये वेटेड एवरेज नहीं हो रहा है, ऐसा मत समझो ये वेटेड एवरेज हो रहा है। क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वहां पर रेट की जगह वैल्यू दे दिया है, तो रेट हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे, बट इससे वेटेड एवरेज का कोई लेना देना नहीं है तो ये फीफो में ही करना है, ठीक है। रेट हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे 6.5, ये थोड़ा सा दिया है, ठीक है। ऐसे हमें मतलब कैलकुलेट करने आता है कि नहीं, इसी वजह से, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर 4 सितंबर इशू रिक्विजिशन नंबर 8 यूनिट, ठीक है। तो 4 सितंबर इशू हुआ है, ठीक है। 4 सितंबर इशू हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रिक्विजिशन नंबर है 85, तो यहाँ पर ना 85 लिखना चाहिए। ये देखो रिक्विजिशन नंबर, रिक्वेस्ट भेजा जाता है जब भी इशू करने के लिए बोला जाता है, तो 8 यूनिट जो है ट्रांसफर करना है, मतलब डिपार्टमेंट में भेज देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो 8 यूनिट, रेट क्या हो जाएगा, एक ही तो स्टॉक है 6.5, तो 8 इंटू 6.5, 52, ठीक है। अब 25 में से 8 चला गया, 17 बचेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ दो अलग अलग कुछ स्टॉक है नहीं कि हम लाइन बाय लाइन लिखे, तो माइनस करके ही लिखेंगे, ठीक है। एक ही तरह का स्टॉक था, 6.5 रेट वाला ही है, तो कितना हो जाएगा 110.5, 110.5 हो गया। अच्छा, इसके बाद 4 सितंबर के बाद 6 सितंबर रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी, जीआरएन नंबर ये है 26, 50 यूनिट 5.75, तो 6 सितंबर 2021
26 जो है GRN नंबर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 26, इसमें कलर चेंज कर देते हैं। 26 GRN नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है, और 50 यूनिट्स रिसिप्ट हुआ है 5.75 करके। 50 यूनिट्स रिसिप्ट हुआ है 5.75 करके, तो 50 इंटू 5.75, 287.5। अच्छा, 17 माइनस 50, 30, सॉरी सॉरी, ये ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो फीफो कर रहे हैं ना। 17 वाला, हाँ बोलो। हाँ दुखाना হবে তো মাইনাস हाँ হবে हाँ 17 আর हाँ, दुखाना। ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है ना, करते करते बहुत सारे अलग अलग मेथड्स में हम एक ही जैसा कर दे रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो अच्छा है, तुम लोग ध्यान रखो, मुझे याद आ गया, नहीं तो पूरा गलत हो जाता ना। फीफो है तो दोनों अलग अलग लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 6 सितंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर इशू हुआ है 12 यूनिट। 7 सितंबर इशू हुआ है, तो रिक्वेजिशन नंबर तो होगा 97, तो नंबर लिखेंगे यहाँ पर 97, ठीक है। 97th नंबर रिक्वेस्ट है और 12 यूनिट देना है। तो फीफो मतलब 17 में से चला जाएगा 12, ठीक है। 6.5, 12 इंटू 6.5, तो ये हो गया 78। अच्छा, 17 में से 12 चला गया, ये 5 और ये 50 एज इट इज है, तो 5 और 50 हो जाएगा। वैल्यू कैसे लिखेंगे, 5 का रेट 6.5, 50 का रेट 5.75, ठीक है। ये तो जितना है उतना ही रहेगा, सेम कैलकुलेशन। और ये चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 6.5, 32.5, ठीक है, 32.5 हो गया। 7th हो गया। इसके बाद 10 रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। रिटर्न हुआ है 10 सितंबर को बी एंड कंपनी को 10 यूनिट। अच्छा, ये किसको रिटर्न कर रहे हैं, ये हम लोग सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सप्लायर बी एंड कंपनी से पहले लिया भी था, ये देखो यहाँ पर दिखेगा। 6 सितंबर को बी एंड कंपनी से परचेस किया था 50 यूनिट, ठीक है। अब देखो, बी एंड कंपनी को 10 सितंबर को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कितना, उसमें से 10 यूनिट, मतलब सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कहां पर दिखाना चाहिए, सप्लायर को रिटर्न करने से स्टॉक कम होगा, तो इसको हमें कहाँ दिखाना चाहिए, इश्यूज में दिखाना चाहिए, क्योंकि इश्यूज ही हमारे स्टॉक को डाउन करता है, ठीक है। ये रिसिप्ट में थोड़ी ना होगा। एक तरह का रिटर्न होता है जो रिसिप्ट में आता है, अगर डिपार्टमेंट से हमें रिटर्न आ गया, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न आ रहा है स्टोर में, तो रिसिप्ट में दिखाएंगे। लेकिन अगर स्टोर से जो स्टोर में जो स्टॉक है वो सप्लायर को जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ कोई अलग कॉलम नहीं बना हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, उसे हमें इश्यूज में दिखाने चाहिए, मतलब स्टॉक जैसे कम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर लिख दो रिटर्न, ताकि समझ में आ जाए कि रिक्वेस्ट के हिसाब से स्टॉक नहीं दिया गया, रिटर्न किया गया है। कितना रिटर्न हुआ है, 10 यूनिट, बता दिया है 10 यूनिट रिटर्न हुआ है। अच्छा, अब इसका हम लोग वैल्यूएशन पता करें, क्योंकि हम लोग फीफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम लोग इसका वैल्यूएशन कितना करेंगे, ये हो गया हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं बी एंड कंपनी से जो स्टॉक लिए थे उसका कॉस्ट क्या था, उसके ऊपर बेसिस करके होगा, क्योंकि यहाँ पर नाम दे दिया है सप्लायर का, इनको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न का कॉस्ट जितने में लिया था उतना ही लगाएंगे ना। जो स्टॉक चला जा रहा है वो बी एंड कंपनी से लिया हुआ स्टॉक चला जा रहा है, तो उसका रेट अगर 5.75 है, तो रिटर्न का वैल्यू भी 5.75 पे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए बोला गया है यहाँ पर कि कैसे करके इसका ट्रीटमेंट करना है, तो 5.75 लगेगा, बिकॉज रिटर्न हमें पता है कौन से सप्लायर है, तो जितने से लिया था उतने से ही रिटर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 575 होगा क्या, 5.75 नहीं, 57.5 होगा शायद, देख लेते हैं। 57.5, ठीक है, 57.5 हो जाएगा। अच्छा, अब स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा, इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला स्टॉक चला गया तो 5 जैसा था वैसा ही रहेगा, 50 में से 10 चला गया, इसको हम लोग दिखाएंगे 40, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया 6.5 5.75। तो 6.5 तो जितना है 32.5 और 14 to 5.75 230। अच्छा, ये हो गया 10 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं 10 सितंबर के बाद 12 सितंबर इशू हुआ है 15 यूनिट। 12 सितंबर इशू हुआ है 50 यूनिट। अच्छा, इशू का नंबर इशू रिक्वेजिशन नंबर 108। ये 108 हो जाएगा। कितने अमाउंट बोला है 15 यूनिट। ठीक है, तो 15 यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो 5 पूरा ले लो, 40 में से 10 ले लो। ठीक है, 15 हो जाएगा, तो ये 6.5 और ये 5.75। कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज कितने आ रहे हैं 32.5 और ये 57.5। ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएंगे। 5 तो खत्म हो गया, 40 में से 10 चला गया, कितना बचेगा 35.75 करके चेक करते हैं। 172.5। ठीक है, 172.5 हो गया 12 सितंबर का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12 सितंबर के बाद कब बोल रहा है 13 सितंबर इशू रिक्वेस्ट। अच्छा, फिर से इशू करना है 20 यूनिट 110। 13 सितंबर फिर से इशू करना है 110 रिक्वेस्ट नंबर है। 110 रिक्वेस्ट नंबर है, क्वांटिटी है 20। अच्छा, 20 लेना है, 30 में से 20 ले लेंगे 5.75 और 10 बच जाएगा 5.75 करके। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 5.75 इंटू 20, ये हो गया 115। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 115। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा 57.5। ठीक है, 57.5 हो गया। अच्छा, 13 सितंबर का हो गया। इसके बाद 15 सितंबर को रिसिप्ट हुआ है। ठीक है, 15 सितंबर रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट का नंबर लिखते हैं। रिसिप्ट हुआ है एम एंड कंपनी 33, गुड्स रिक्विजिशन नंबर 30, गुड्स रिसिप्ट नंबर, सॉरी हम बार बार इसे रिक्विजिशन बोल रहे हैं, ये होता है जीआरएन, होता है गुड्स रिसिप्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 33 25 यूनिट एट द रेट ऑफ 6.10, 25 एट द रेट ऑफ 6.10। एक बार देख लेते हैं सही जगह पे मैंने प्लेस किया है कि नहीं। हाँ, ठीक है, ले लो, ये क्या हो गया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया देखो। सारे चीज चले गए, पता नहीं कौन से जगह पे टच हो गया। कैलकुलेटर को लेने के चक्कर में ही हो गया। ठीक है, चलो। ट्वेंटी फाइव इंटू 6.1, 152.50। ठीक है, जीरो लिख ही सकते, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ अच्छा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ये 10 था और भी आ गया 25, 10 था पहले से और भी 25 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.75 करके और 6.10 करके।
57.5, 152.5, 57.5 और 152.5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 15 सितंबर का 5.75 करके। हाँ ठीक है, 15 सितंबर के बाद 17 सितंबर इशू हुआ है 10 यूनिट। अच्छा 17 सितंबर, 17 सितंबर इशू हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। इशू रिक्वेस्ट नंबर देखते 121, 121। अच्छा कितना इशू हुआ है, 10 यूनिट इशू करना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ से ये 10 जो है पूरा यूज हो जाएगा। 5.75 तो कितना हो रहा है 57.5। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, सिर्फ 25 यूनिट जो है वो बचे हुए रहेंगे। 6.10 रेट का 152.5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। फिर हो रहा है 19 सितंबर को रिसिप्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी, मतलब बी एंड कंपनी से लिया, फिर उनको रिटर्न दिया, फिर उन्होंने उस रिटर्न के बदले हमें 19 सितंबर को 10 यूनिट स्टॉक भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 सितंबर 2021 10 यूनिट का स्टॉक भेज दिया है। गुड्स रिसिप्ट नंबर देख लेते हैं, 38 है, गुड्स रिसिप्ट नंबर 38 है। रिप्लेसमेंट हाँ मिला मेरे है। तो 5.75। हाँ हाँ 5.75 भी है, ये 5.75 से ही होगा। यहाँ पर यही वाला मेन पॉइंट था, 5.75 से होगा क्योंकि रिप्लेसमेंट किया है इन्होंने, है ना। तो जितने रेट का स्टॉक था उतने रेट वाला स्टॉक ही देंगे ना। रिप्लेसमेंट करने का मतलब क्या है, रेट वेट नहीं चेंज होता है, क्वांटिटी भी नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट मांगा होगा इन्होंने कि उनको पसंद नहीं आया होगा वो, तो फिर बोला कि दूसरा दे दो, तो उन्होंने दे दिया 57.5। ठीक है 57.5 हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बैलेंस में लिखेंगे 25 था, 38 आ गया, सॉरी 10, मैंने ये 38 लिख दिया गलती से, जीआरएन नंबर लिख दिया 10। 6.10, 5.75, 152.5, 57.5 हो गया। अच्छा ये 98 सितंबर का खत्म। अच्छा इसके बाद 20 सितंबर, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा, फिर नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो करते रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी MRR नंबर 45। बोल रहा है कि डिपार्टमेंट से रिटर्न आया है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। ठीक है, मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी का मेटेरियल रिटर्न आ गया है। मेटेरियल रिटर्न जो है, मेटेरियल रिटर्न नंबर जो है वो है 5, तो 20 सितंबर को यहाँ पर लिखेंगे। रिटर्न नंबर है 4, 4 है, 5 यूनिट रिटर्न आया है। ठीक है 5 यूनिट रिटर्न आया है। इसका कॉस्ट क्या लगाएं, बोल रहे हैं एम एंड कंपनी से, एम एंड कंपनी वाला। अच्छा इसमें ये देखो, एम एंड कंपनी से मिला था जो 6.10 का था, लेकिन हम लोग तो फीफो मेथड, एम एंड कंपनी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। 25 यूनिट्स जो है मतलब रिसीव हुआ था। एक मिनट देखते हैं 15 सितंबर के बाद क्या हुआ। 25 यूनिट मिला, उसके बाद 10 यूनिट इशू हो गया, तो 25 ही बचा था 6.10 वाला। उसके बाद 10 यूनिट रिप्लेसमेंट वाला आ गया, तो 6.10 और 5.75। अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी वाला मेटेरियल रिटर्न हुआ है, लेकिन इसका रेट कितना लगाना चाहिए हमें। एम एंड कंपनी का तो रेट है 6.10, यहाँ पर हमें रेट लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पर रिटर्न का रेट। अच्छा इस पे ना 5 कंपनी का नाम तो बता दिया है हम लोग को, एक मिनट देख लेते हैं। इसके बारे में, ये कौन सा डेट है, 20 सितंबर है।
फीफो मेथड हम लोग तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी। तो रेट सोल्यूशन के हिसाब से रेट तो 5 पॉइंट ही लगाया है इन्होंने, 5.75। 5.75 वाला रिसिप्ट तो अभी नया हुआ है थोड़ी देर पहले यहाँ पर, और ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है 5 यूनिट। 5.75 का लॉजिक क्या है, एक सेकेंड। रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी, रिसिप्ट फ्रॉम एम एंड कंपनी 6.10, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी 5 यूनिट। फाइव यूनिट। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, नहीं इशू ইভেন্ট কোম্পানি থেকে তো কোনো है, बोलो। ইভেন্ট কোম্পানি তো কোনো কিছু ইস্যুই হয়নি, তাহলে সেখান থেকে ইস্যু কি করে করবে? এম এন্ড কোম্পানি তো রিসিপ্ট হয়েছিল, ট্রান্সফার, হ্যাঁ সেটাও তো হ্যাঁ ঠিক, রিসিভ ইস্যু পেয়েছিল কিন্তু কোনো কিছু ইস্যু ইস্যু হয়নি তো, ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাও তো ঠিক। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी MRR नंबर 4। हाँ ये तो सही बात है कि जब इशू कहीं हुआ ही नहीं था एम एंड कंपनी से, तो इसके पहले कभी लिया ही नहीं है, ये लिया यहाँ पर, रिसिप्ट हुआ यहाँ पर। फिर इसके बाद इशू हुआ 10 यूनिट, जब 10 यूनिट इशू हुआ तब ये वाला स्टॉक लेकिन रह गया था। जब 10 यूनिट इशू हुआ तो 5.75 वाला जो अवेलेबल था वही हम लोगों ने पूरा ले लिया था। इसका मतलब जो रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पर बोल तो रहा है एम एंड कंपनी, लेकिन एम एंड कंपनी का तो कुछ इशू हुआ नहीं, तो उनका रिटर्न कैसे होगा? तो ये ওটা মনে হচ্ছে हमें, বিএল কোম্পানি হবে। हाँ वो नाम जो है ना, मुझे लगता है बी एंड कंपनी होना चाहिए, वो थोड़ा सा गलत है, इसीलिए तो इसका रेट 5.75 लिया हुआ है सोल्यूशन। ये बी एंड कंपनी होगा, ठीक है। ये वाला रिसिप्ट फ्रॉम, सॉरी सॉरी, ये वाला रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से आ गया, बी एंड कंपनी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब इशू किया ही नहीं है, सही बात है, जब इशू किया नहीं है तो रिटर्न उनका मटेरियल कैसे हमारे पास आ सकता है? तो इसीलिए इसका रेट 5.75 भी रखा है, वो बी एंड कंपनी कर लो, ठीक है। तो 5 इंटू 5.75, तो ये हो गया 28.75, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर रिटर्न आया तो 25, यहाँ पर 3 डेटा आ जाएगा, ठीक है। पहला 25, फिर 10, इसके बाद 5, 6.1, 5.75, और यहाँ पर हो गया फिर से 5.75। तो चेक करते कितना कितना होगा, 152.5, 57.5, और ये लास्ट वाला 28.75, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, ये दो रेट जो था और इसमें ये रेट रेट जो है ऐड हो गया, मतलब चला गया वहां पर, ठीक है। 29 तक हो गया, यहाँ पर पेज भी खत्म। अच्छा, 29 के बाद यहाँ पर एक बार कॉलम करना पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा चीज जो है ना लिखने में समझ में नहीं आता है। फटाफट से बना लेते हैं, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, हम और जीआरएन नंबर वगैरह नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। इशू, बैलेंस। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 टू जॉब 187 इन द डिपार्टमेंट MTR मेटेरियल ट्रांसफर रिक्वेस्ट नंबर 6, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रांसफर हुआ है एक जॉब से दूसरे जॉब में, तो नॉर्मली जब एक तो जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर होता है ना, तो स्टोर लेजर पे इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, ठीक है, नॉर्मली नहीं आना चाहिए। क्यों हम बता रहे हैं? स्टोर से तो हम लोगों ने स्टॉक
स्टोर ये है स्टोर जिसका हम लोग लेजर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टोर से कहाँ कहाँ जाता है स्टॉक, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है। सपोज कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी ऐसे जा रहा है। तो स्टोर क्या कैलकुलेशन रखता है कि मेरे पास अगर सप्लायर से आया तो हम लिखेंगे मेरे पास स्टॉक आया, मैंने अगर इशू किया कोई भी डिपार्टमेंट में तो उसका रिकॉर्ड मुझे करना पड़ेगा, और मेरे पास अगर रिटर्न यहाँ से आया तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, मैंने अगर सप्लायर को रिटर्न किया तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के अंदर अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉजिकली सोचो स्टोर में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को स्टॉक भेज रहा है तो ये स्टोर से लिया गया मेटेरियल, मान लो स्टोर से मेटेरियल ए डिपार्टमेंट, मेटेरियल पी डिपार्टमेंट ए में गया था, अब डिपार्टमेंट ए ने वो डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर दिया, उनको जरूरत था, लेकिन स्टोर से तो वो आउटफ्लो हो चुका है, उसका कैलकुलेशन तो हो चुका है, अब ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, इससे स्टोर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मली इफेक्ट तो स्टोर को नहीं होता है, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री हमें करने के लिए, ठीक है, हम लोग को कॉस्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट जॉब का कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसका एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली नहीं कर, मतलब लॉजिकली अगर देखो तो उसका इंपैक्ट नहीं आता है, लेकिन हमें जो गुड्स बनेगा उसका स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर इसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। हम वो पॉइंट लिखवा देंगे, पहले इसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं। 26 को, सॉरी 22 को इसका लिख के दिखा देते, इसका इम्पैक्ट तो यहाँ होगा नहीं, चलो एक मिनट पहले लिखवा देते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो नहीं होगा ये पॉइंट लिखवा देते हैं। नोट, इतने से जगह पे ये हो जाएगा, ठीक है। द एंट्रीज फॉर ट्रांसफर ऑफ मेटेरियल्स फ्रॉम वन जॉब टू, फ्रॉम वन जॉब एंड another, स्क्रीन अटके, দেখো এবার, দেখা যাচ্ছে? প্রবলেম বুঝতে পারলাম না, দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না বলছো? না, না ম্যাম, আমি রিজন করছি ম্যাম, পুরো আচ্ছা ব্ল্যাঙ্ক। হ্যাঁ রিজাইন করো, তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু সব হয়ে যাবে। দেখো এবারে, দেখা যাচ্ছে? ম্যাম হোম করছি, পাচ্ছ দেখতে? হ্যাঁ ম্যাম, ওই আপনার হোম পেজটা দেখাচ্ছি। আরেকবার রিশেয়ার করে দিচ্ছি, এবারে দেখো। হ্যাঁ ম্যাম এবারে, হ্যাঁ ম্যাম এবারে আচ্ছা ম্যাম কতটা জায়গা রাখতে হবে ম্যাম? কি বলছো বলো, কথাগুলো কেটে কেটে আসছে। কতটা জায়গা রাখবো উপরে? কি বলছো আমি শুনতেই পাচ্ছি না। কতটা জায়গা রাখবো ম্যাম? কথাগুলো ক্লিয়ারলি আসছে না, তুমি আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে লেখো। ম্যাম জিজ্ঞেস করছে কতটা জায়গা রাখবে। কতটা জায়গা রাখবে, আমি কিছু শুনতেই পাচ্ছি না, কথাগুলো এত কেটে গেছে। জায়গা মানে তুমি কতটা লিখেছো কি করে বুঝবো? এই তো দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে ম্যাম, ওকে, ঠিক আছে ম্যাম, দেখুন। The entries for transfer of materials from one job and department and another, sorry, and department to
to another on 22nd of September 2021. 22nd of September 2021 में जो ट्रांसफर हुआ था, अच्छा इस डेट पे और एक डेट है, रुको, 29th में भी एक ट्रांसफर है। यहाँ तक हम लोग अभी नहीं पहुंचे, यही वाला कर रहे थे, इसका नोट लिखवा रहे, तो साथ ही साथ ये भी लिखवा देते क्योंकि इसमें भी एक ट्रांसफर है, ठीक है। 22nd of September 2021 and 29th of September 2021 respectively. Entries from transfer of material from one job and another department ये डेट पे हुआ है respectively do not affect the store लेजर। ये स्टोर लेजर को इम्पैक्ट नहीं करेगा, मैंने पहले ही बता दिया, स्टोर से आउटफ्लो जो होना है हो गया, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट एक दूसरे के अंदर क्या ट्रांसफर कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे तो स्टोर के लेजर को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख लेना है ताकि तुम लोग को याद रहे। हाउएवर एडजस्टमेंट एंट्रीज टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव जॉब, लेकिन हर एक जॉब जहां पर फिनिश गुड्स बन रहा है उसका तो एक कॉस्ट होगा। मान लो डिपार्टमेंट ए ने बोला, डिपार्टमेंट ए के पास स्टोर से 20 रुपीज का मटेरियल आया, उसमें से डिपार्टमेंट बी को इसने 10 रुपए का मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो फिनिश गुड्स बनाएगा उसमें मटेरियल अब 20 रुपए का नहीं लगने वाला, 10 इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास 10 ही रुपए का रहेगा ना। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन हम लोग कर सके कॉस्ट का, ठीक है। हाउएवर एडजस्टमेंट एंट्रीज टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स आर मेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहिए ताकि हम लोग ये कैलकुलेट कर ले कि एक्चुअली जो फिनिश गुड्स बन रहा है या फिर हर एक जॉब का मटेरियल का कॉस्ट सही कैलकुलेट करने हमें आना चाहिए। लेकिन स्टोर लेजर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा, यानी 22nd और 29th का कोई भी डिटेल्स यहाँ पर हमें देने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री ऑब्वियसली होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट से मटेरियल इतना ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया तो इनके मटेरियल का कॉस्ट कम होगा, दूसरे वाले का मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। बट स्टोर को इसके लिए कुछ भी करने का अलग से जरूरत नहीं है। तो 22nd वाला हम लोग इग्नोर करेंगे एंट्री, मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड करना, तो उसके लिए ये नोट देना पड़ेगा कि क्यों हम लोग नहीं कर रहे। उसके बाद 22nd वाला तो करना है नहीं, फिर 26th का करो। 26th में क्या बोल रहा है, 26 सितंबर 2021। अच्छा इसके आगे मैंने कौन सा वाला कर लिया देख लेते हैं एक बार। 20th वाला हो चुका था, ठीक है चलो 20th वाला हो चुका। 26th वाले में देखते हैं, इशू रिक्वेजिशन नंबर 146 10 यूनिट। अच्छा 146 इशू रिक्वेजिशन नंबर 146, तो यहाँ पर था, ये नंबर जो है ये लिखा हुआ था रिक्वेजिशन नंबर, यहाँ पर लिख ले 146। अच्छा कितना इशू करना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट, अच्छा 10 यूनिट कैसे लेना पड़ेगा, कितना कितना है 25 10 और 5, तो पहले हम लोग 25 से ले लेंगे 10, ठीक है। 25 से हम लोग 10 ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा फिर, ये 6.1 करते हैं तो 61 हो जाएगा शायद, देख ले 61 हो जाएगा। हाँ अच्छा अब बचेगा कितना, यहाँ 25 से 10 चला गया, 15 10 और ये 5, ठीक है। ये 6.1 है, 6.10 5.75 5.75 5.7 5.75 5.7, तो ये मल्टीप्लाई 91.5 7.5 91.5 5 57.5 28.75
28.7। सही सुना तो मैंने, हाँ 28.7, चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद 26 के बाद 29 वाला नहीं होगा, नहीं करना है, 30th वाला करेंगे। 30th सितंबर को शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, मतलब जब स्टॉक का कैलकुलेशन, एक्चुअली ये फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे हुआ होगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग स्टॉक टेकिंग तो कर रहे हैं, ये तो मतलब पेपर पेन डॉक्यूमेंट हो गया ना कि हम लोग स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तब देखा जा रहा है कि 2 यूनिट कम दिख रहा है, जितना दिखना चाहिए उससे कम दिख रहा है। तो कम दिख रहा है तो स्टॉक का आउटफ्लो की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो रिसिप्ट के जगह तो नहीं होगा, फिर हमें इश्यूज में दिखाना पड़ेगा कि कम हो गया है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टेज बोल के, ये इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे लिखना चाहिए शॉर्टेज बोल के। यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम होता है तो वहां भी लिख सकते हैं 2 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है। अब इसका वैल्यूएशन वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 6.1 पे ही कर देंगे, ठीक है। 2.2, 12.2, ठीक है। फिर ये 15 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा, 13, 10, 5, 6.1, 5.75, 5.75। अच्छा, ये जितना है उतना ही रहेगा, 57.5, 28.75 और 6.1 इंटू 13, 79.6। 79, 79.3। बस, और तो कुछ था नहीं इसमें, इतना ही बोला था। हाँ, यहाँ पर बोला था कि शॉर्टेज को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए अलग से बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, शॉर्टेज का ये नोट लिख देते हैं कि हम लोगों ने कैसे ट्रीट किया। एक नोट लिख देते हैं, बोला था ना कि लिखो कि कैसे करके शॉर्टेज को ट्रीट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द मटेरियल फाउंड शॉर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक टेकिंग हैज बीन रिटर्न ऑफ। ये राइट ऑफ कर देना है, मतलब कम करके दिखा देना है। अब शॉर्टेज है, नहीं मिल रहा है, कुछ तो हुआ होगा, चोरी हो सकता है या फिर कुछ और, वैसे बोला नहीं है क्या हुआ है, शॉर्टेज दिख रहा है। कैसे करके हम लोगों ने इसका ट्रीट किया, एट रेलिवेंट इशू प्राइस, ठीक है, रेलिवेंट इशू प्राइस। तो फीफो था तो फीफो के बेसिस पे जो रेलिवेंट इशू प्राइस आया उसी के हिसाब से हम लोगों ने उस स्टॉक टेकिंग को ले लिया, ठीक है। मतलब शॉर्टेज का कैलकुलेशन कर लिया, दैट इज 6.10, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे यही वाला है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इसमें से ही शॉर्टेज दिखा है। तो फिर ये 6.10 करके हो गया, बाकी वैल्यूज जैसे वैसे रह गए, ठीक है। चलो, तो इसमें से 8 और 9 का भी हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे शायद, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत पहले किया था तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 6th नंबर जो है ये मैंने तुम लोग को एक बार होमवर्क दिया था, बट उसके बाद मैंने शायद ये करवाया नहीं था। बाकी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है ये करवा दिए थे। 6th वाला तुम लोग कर सकते हो खुद से, ऐसा कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम 6th वाला ही करवा देते हैं, इससे तुम लोग को एक बार मिनिमम मैक्सिमम वाला याद आ जाएगा। मुझे जितना याद है ये मैंने होमवर्क दिया था, नहीं करवाया था। ये 6 करवा देने से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो भी बाकी है सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ और बाकी है तो तुम लोग बोल सकते हो। मुझे जितना याद आ रहा है कि 6th वाला मैंने होमवर्क दिया था, ये बाकी है, ये करवा देते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों ने किया हुआ एक बार आंसर चेक करके देख सकते हो। एक बार हम गो थ्रू कर ले, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, ठीक है। ईओ क्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ईओ क्यू जिस दिन करवाए थे उसी दिन मैंने करवाया था। फिर यहाँ पर वो प्राइस चेकिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया। हाँ, ये 3rd वाला भी मैंने करवाया, मुझे याद आ रहा है। तुम लोग एक बार कॉपी में भी देख सकते हो। 4th वाला भी करवा दिया था, 5th वाला भी करवा दिया, 6th होमवर्क दिया था जैसे कि मैंने बोला। 7th वाला मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है हुआ है कि नहीं। 8, 9 तो मैंने अभी आज ही करवाया, ठीक है। 7th वाला एक बार देख सकते हो कि करवाया है कि नहीं। 6th का आंसर बता दो, हुआ है 7 वाला। हो गया ना। हाँ मैम। हाँ, सिर्फ 6 वाला बाकी था, मैंने होमवर्क दिया था, एक बार करवा देते हैं। अगर किए हो तो आंसर एक बार देख लो। रीऑर्डरिंग लेवल एक बार देखो, फॉर्मूला याद है कि नहीं। रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब क्या होता है, आरओएल, आरओएल का मतलब क्या होता है, मैक्स यूटी, है ना। देखो याद है,
ROL का क्या होता है, मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनटू मैक्सिमम टाइम। तो मैक्स यूटी यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटीज टू भी, ज्यादा मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, पता तो है तुम लोग को कैसे करना है, हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना आंसर होगा। ये है एनुअल कॉस्ट, ये सब बोला है, मतलब ईओक्यू नहीं दिया होगा, ठीक है, इससे ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। लीड टाइम 10, एवरेज मैक्सिमम 15, मिनिमम 5, इमरजेंसी परचेस 4, कंजम्पशन एवरेज 1500, मैक्सिमम 2000, मिल गया 2000, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो ये 2000 मैक्सिमम यूसेज हो गया, ठीक है। ये 2000 पर डे के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। कंजम्पशन पर डे भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। इनटू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्स यूटी का मतलब क्या, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम कौन सा है, 15 डेज है, तो इनटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 यूनिट, ठीक है। सॉरी 3000 नहीं, 30,000 यूनिट। अच्छा, आरओएल के बाद क्या बोला था, आरओएल के बाद देख लेते कौन सा बोला है, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ या फिर EOQ, जो भी बोलो, माइनस मीन यूटी, ठीक है, मीन यूटी। तो जिनको लिख के करना है एग्जाम में ऐसे मत लिख दो, ये सब शॉर्टकट है याद रखने के लिए, तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। अभी जस्ट लिख रहे हैं कैलकुलेशन, तो मैंने इसे शॉर्टकट लिख दिया है। ROQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं पता है हम लोग को, देखो कहीं पर भी EOQ ROQ नहीं दिया है, तो इसका इन्फॉर्मेशन तो होगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक वही इन्फॉर्मेशन है, तो अभी यूज करके ROQ निकाल लेंगे। पहले मीन यूटी लिख लेते हैं, मीन यूटी में मिनिमम यूसेज है, मिनिमम यूसेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो एवरेज दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है, वहां से मिनिमम निकाल लेंगे। और मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है 5 डेज, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम ये दिया हुआ है 5 डेज, बाकी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं EOQ या फिर ROQ। 2AC मतलब एनुअल कंजम्पशन इनटू OC यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 2 एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में जरूर होगा, पढ़ के देख लेते एक बार। एनुअल कंजम्पशन ये देखो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज्ड, मतलब इतना परचेज करना पड़ेगा, ये एनुअल कंजम्पशन है 5 लाख। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये तो परचेज है, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये रहा परचेज प्राइस पर यूनिट, अच्छा ये परचेज प्राइस है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 4000 रुपीज, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर बोल रहा है एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज 10 रुपीज करके, ठीक है। 10 रुपीज डायरेक्टली लिखो, ठीक है, 10 रुपीज। यहाँ पर ये क्या बोल रखा है, ये परचेस प्राइस है, नॉर्मली परचेस प्राइस पे अगर परसेंटेज पे दिया हुआ रहता है कैरिंग कॉस्ट, तो परचेस प्राइस पे वो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है 10, तो वही वाला लिखेंगे। अब देखते हैं आंसर कितना आता है। 2 इंटू 50,000, सॉरी 5 लाख 4,000 डिवाइडेड बाई 10, 20,000 कितना 30,000 20,000 20,000, अच्छा मतलब ये आ रहा है ये आंसर तो नो मैम, 2 EOQ 20,000 अच्छा ये पूरा ही आ रहा है 20,000, अच्छा ओवरऑल आंसर ही 20,000 आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये 20,000 हो गया, ठीक है, 20,000 EOQ हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 20,000। अच्छा, मिनिमम यूसेज कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एवरेज दिया हुआ है 1500 और मैक्सिमम 2000, मीन निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन में भी था। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, मीन प्लस 2000 इक्वल टू 3000, मीन इक्वल टू 3000 माइनस 2000 मतलब 1000, अच्छा ये 1000 हो जाएगा। 30 और 20 50,000 माइनस 5,000 45,000, 45,000 यूनिट, ठीक है। मैक्सिमम लेवल हो गया 45,000 यूनिट। अच्छा, इसके बाद मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ही बोला होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ, थर्ड नंबर पे मिनिमम, फिर उसके बाद डेंजर लेवल। मिनिमम
लेवल, मिनिमम लेवल पे हो जाएगा ROL माइनस एवरेज यूटी, ROL माइनस एवरेज यूटी या फिर नॉर्मल यूटी, क्योंकि यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है तो इसलिए मैंने एवरेज लिखा है। ROL आया था 30,000, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूसेज 1500 पर डे और एवरेज लीड टाइम है 10 डेज दिया हुआ है, तो 15,000, 15,000 ही आएगा। ये दोनों माइनस करने से 15,000 यूनिट, ये हो गया मिनिमम लेवल। और लास्ट में है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी परचेस, है ना, या फिर नॉर्मल कंजम्पशन भी होता है, लेकिन यहाँ एवरेज कंजम्पशन है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं दिया हुआ है तो कंसीडर्ड एवरेज एज नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, तो एवरेज कंजम्पशन 1500 पर डे और इमरजेंसी वाला दिया हुआ है 4 डेज में आ जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। 1500 इंटू 4, 6,000 यूनिट, ठीक है, 6,000 यूनिट ये हो जाएगा डेंजर लेवल। तो यहाँ पर देखो हम लोगों का सारा क्वेश्चंस हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा है, अभी तो कंप्लीट नहीं होगा। 15th नंबर, लेखे आगे मैडम দেখাতে বলছো? এর আগে পেজটা আগের পেজটা এইটা? हाँ हाँ तो यहाँ पर ना हम एक बार जस्ट चेक कर लेते क्या क्या किया है, क्योंकि इधर उधर से थोड़ा किया तो मैंने क्या क्या अभी भी मतलब बचा हुआ है, एक बार देख लेते। इलास्ट्रेशन 1 हो गया था, इलास्ट्रेशन 2 ये भी हो गया था, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। इलास्ट्रेशन 3 भी हो गया था, अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो मुझे बता दो। 3 हो गया था, 4 ये भी हो गया था, ठीक है, 5 ये भी हो गया था, ये सब रिलेटेड टॉपिक है, ये भी हो जाना चाहिए। 6th भी हो गया होगा, मिनिमम मैक्सिमम लेवल। 7th भी हो गया। 8th ये वाला नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रखा है। ये 11 वाला नहीं हुआ, 9 हो गया, सॉरी 8 वाला नहीं हुआ। एक मिनट हम पॉइंट आउट करते हैं, देखते हैं कौन सा वाला भी कर सकते हैं, अगर कोई छोटा क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। मैम इलास 8, 13, 15 पे हुआ। 8 और कौन सा? 13, 14, 15। 13, 14 और 15। अच्छा, इलास्ट्रेशन का ये सब, क्योंकि प्रैक्टिकल का तो हो गया। अच्छा, यही सब बाकी है। 13, 13, 14, 15। 13 क्या है? तो यहाँ पर बोला है ये वाला, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा सा बोलते हैं। देखो तुम लोग तो ये फीफो लिफो में करने के लिए बोला है, और यहाँ पर डिफरेंट क्या क्या हो रहा है ये बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला ना तुम लोग कर सकते हो, हम बताते हैं। देखो ये 14 वाला जो है, इस पे हमें सेम वैसे ही डिटेल्स दिया है स्टोर लेजर का। फिर क्या बोला है ये हम समझा देते हैं। करना क्या है, कैलकुलेट यूजिंग फीफो लिफो मेथड प्राइसिंग इश्यूज। तो हमें फीफो लिफो यूज करके ये जो ट्रांजैक्शन है इससे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो तो हमें पता ही है, यानी इशू, इशू जो होता है वही तो कंज्यूम्ड होता है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 15 अप्रैल तक का। ये दोनों मेथड से explain why the figure A and B in part A of this question are different under the two methods of pricing of material issues। मतलब FIFO और LIFO दो अलग अलग मेथड यूज करने के वजह से A और B का आंसर अलग आएगा, ऑब्वियसली अलग आएगा। जो FIFO मेथड में कंजम्पशन का वैल्यू अलग आएगा और LIFO में अलग आएगा। FIFO में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग आएगा, LIFO में अलग आएगा। यू नीड नॉट ड्रॉप द स्टोर लेजर। बोल रहा है कि स्टोर लेजर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि क्यों दोनों मेथड्स में अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग को बताने के लिए बोला गया है। तो इसमें कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे।
एक सेकेंड, स्टोर लेजर ड्रॉ किए बिना हमें बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग को ऐसे देना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम लोग कोई भी ये देखो, जैसे हम लोग फीफो मेथड में जाएंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला लेंगे, लीफो मेथड में जाएंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला लेंगे, तो उसके लिए हमारा जो है वैल्यूएशन अलग होगा। तो ये ऐसे बोल के कैसे बताए, तुम लोग करोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है। लेकिन लिखना कैसे है, तो ये ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका आंसर्स में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम वहां से रीड करके बता देंगे। ठीक है, तुम लोग अपने लैंग्वेज में जो है उसको लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आंसर्स में, तो इतना सारा चीज लिखना तो मुश्किल हो जाएगा। हम जस्ट बता देंगे, वहां से तुम लोग जो है लिख सकते हो। तो ये 14 वाला ना तुम लोग आराम से होमवर्क कर सकते हो, एटलीस्ट फीफो लिफो तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। और 15th वाला, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार हम ये 13 वाला बता देते हैं, इसमें क्या करना है। ये देखो, बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेटेरियल वाई ऑकर ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडेड 30th जून। तो बोल रहा है कि मेटेरियल वाई का ये सब ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि परचेज हुआ इतना करके, ठीक है, इशू कुछ नहीं हुआ। फिर मई में परचेज हुआ इतना करके, उसमें से इतना इशूज हुआ। फिर 425 परचेज हुआ, 300 इशूज हुआ। 475 परचेज हुआ, 550 जो है उसके बाद इशू हुआ, क्योंकि रह जा रहा है ना। ठीक है, ये देखो, मतलब ये 200 था, फिर 300 आ गया, 500, उसमें से 250 गया। लेकिन देख लेते हैं मेथड हमें कौन सा करने के लिए बोला है, तभी ना आंसर कर पाओगे। द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज इज यूज, डू यू एग्री। पहला बात है, इस पे तो हमें एग्री होना ही नहीं चाहिए कि कोई भी मेथड यूज करो क्लोजिंग स्टॉक एक ही जैसा आएगा। ये चीफ अकाउंटेंट गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अलग अलग मेथड यूज करने पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आंसर तो ये देना है। फिर बोल रहा है यहाँ पर वाई और वाई नॉट। अच्छा, अगर हम लोग एग्री है तो क्यों है, और अगर हम लोग एग्री नहीं है तो क्यों नहीं है। एक्सप्लेन डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड। तो स्टोर लेजर नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सप्लेनेशन देना है थियोरिटिकली। मतलब बेसिकली अगर बोले ये 13 और 14 जो है ये थियोरिटिकली है। ठीक है, मतलब थियोरी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। इसका आंसर शीट हम शेयर कर देंगे और इसको समझा देंगे। ठीक है, तो करने लायक क्वेश्चन में हम लोग का इलास्ट्रेशन 8 और 15 ही होगा शायद। ठीक है, अब एक बार 15 का भी देख लेते हैं थियोरिटिकली है कि क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरी जो है देख लेंगे। 15th नंबर देख लेते हैं क्या बोला है। इसमें कैलकुलेटिव कुछ है कि नहीं। अच्छा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इन्वेंट्री टर्नओवर, हाँ ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 14 जो है इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 14 वाला मैंने क्यों लिखा, 8 और 8। ठीक है, ये जो है ये कैलकुलेटिव है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर हमें दे दिया है कि रीऑर्डर लेवल निकालो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, बट यहाँ पर ना एक रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, कुछ गलत हो गया, यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन भी होगा कि कुछ पॉइंट यहाँ पर गलत है। मतलब क्वेश्चन में गलत नहीं है, एक्चुअली उसे हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है प्रिपेयर स्टोर लेजर for the period determine the value of the stock value component used during the year और inventory turnover ratio। हाँ ये कैलकुलेटिव है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, पहले ये थोड़ा सा देख लिया, नहीं तो नेक्स्ट दिन टाइम लगेगा, अभी टाइम था तो मैंने देख लिया। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले कर लेंगे। ठीक है, और ये दोनों को थियोरिटिकली समझा देंगे, और यहाँ से और एक ये वाला जो था इसमें से ये दो क्वेश्चंस जो है ये हमें करना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग ये बेस स्टैंडर्ड प्राइस मेथड सीखेंगे, तो इलास्ट्रेशन 10 11 ये भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 10 एंड इलास्ट्रेशन 11। ठीक है, दूसरे वाले पीडीएफ से। ठीक है, दूसरे वाले पीडीएफ से करेंगे और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अपने आप सब चला जा रहा है, देखो।